वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में आज चीज हम लोग को क्रिएटिविटी को कैसे इनहेंस किया जाए उसके लिए कुछ टेक्निक्स बताएंगी। कल साधना ने हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि क्या क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और थोड़ा सा उसने ये भी बताया था कि क्रिएटिविटी को टीचर्स कैसे इनहेंस कर सकते हैं। आज आर्टिस्ट उसी को आगे प्रोसीड करेंगे और हमको बताएंगे कि स्पेसिफिकली क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, जिनमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिनेप्टिक्स के बारे में आज हमारे सामने आर्टिस्ट प्रेजेंट करेंगी। आर्टिस्ट आप रेडी हो? यस मैम। ओके बेटा, आप स्टार्ट कर सकते मैम हो। स्क्रीन शेयर हो रही है। बेटा पूरी मैम विजिबल तो नहीं है, थोड़ा सा कट है। मैम मेरा फ़ोन हैंग हो चुका है। मैम अब शेयर हो रही है पूरी स्क्रीन। बेटा आपका स्लाइड्स दिख तो रही, लेकिन बहुत उसका फॉन्ट भी बहुत छोटा है इस समय। मैम नेक्स्ट, ये सही है फ़ॉन्ट? विजिबल ही नहीं है बेटा। स्क्रीन कटी हुई है, स्क्रीन कटी हुई है। स्क्रीन कटी हुई है। एक बार बैक करके पूरा रीस्टार्ट कर दीजिए, हो सकता है सही हो रीस्टार्ट जाए। कर लो, आप वो सही कह रहा है आशुतोष। एक बार रीस्टार्ट करके देखो। किसी और का घर में आपके पास वो हो, मोबाइल हो, तो उसमें पीपीटी शेयर करके करना चाहो तो मैं कनेक्ट कर लूंगी आपको, यहाँ पर बता दो नाम। मैम मेरे घर में किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। मैम अब शेयर हो रहा है? अब नहीं, दिख रहा है? नहीं बेटा। मैम अब? नहीं बेटा, आपका वही स्लाइड्स है, वो भी मैम कट कट स्लाइड है। अच्छा, कुछ इसको ऐसा हो सकता है आर्चिस, रीस्टार्ट कर आप दीजिए। किसी अपने फ्रेंड को भेज दो, वो वहां से प्रेजेंट करता रहेगा और आप समझाते रहो, ऐसा क्या पॉसिबल है? यस मैम। तो आपके जो ये क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी को आप अगर आप भेज दो तो वो प्रेजेंट करते रहेंगे, वो कंट्रोल करते रहेंगे और आप समझाते रहना, ऐसा हो सकता है कुछ? यस मैम। मैम मैं कर रही हूँ, मैं समिता को मैम भेजे दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समिता हो यहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, सेंड कर दो। मैम मैं स्टार्ट करूँ? हेलो। आशीष बेटा आप स्टार्ट कर सकते हो, बस समिता स्टार्ट कर दे। हाँ, बस एक आशीष, अभी 1 मिनट रुक जाओ। आशीष और समिता आप दोनों एकदम कोऑर्डिनेशन में रहना। समिता आप देखते रहना कि जिस तरह से आशीष समझाते हुए चल रही है आगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी स्लाइड्स को चेंज करते रहना ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। ठीक है समिता, आप दोनों को ही आज बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके ही इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है। ओके आशीष, आप स्टार्ट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में मेरा टॉपिक्स है टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिनेप्टिक्स एंड एट्रीब्यूट लिस्टिंग। इसमें विषय वस्तु को हम देखते हैं। विषय वस्तु: सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा, सृजनात्मकता की प्रकृति, सृजनात्मकता की प्रक्रिया, सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मक चिंतन में बाधा डालने वाले तत्वों को रोकना, सृजनात्मक व्यक्तियों में
निम्न विशेषताएं: मानसिक उद्वेलन का अर्थ एवं परिभाषा, मानसिक उद्वेलन विधि की विशेषताएं, मानसिक उद्वेलन के सोपान, मानसिक उद्वेलन के उपयोग, लाभ, सिनेटिक्स संयोजन, सिनेटिक्स का अर्थ और परिभाषा, सिनेटिक्स की विशेषताएं, सिनेटिक्स में निहित पद, शिक्षा के क्षेत्र में सिनेटिक्स के उपयोग, गुण सूची, लक्षण सूचीकरण, गुण सूचीकरण विधि के पद, गुण सूचीकरण के उपयोग, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि का अर्थ, समस्या समाधान विधि के सोपान। इसमें सबसे पहले सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा। सृजनात्मकता का मीन्स क्या होता है? सृजनात्मकता मतलब होती है क्रिएटिविटी या रचना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबद्ध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्रों में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कोई छात्र है या कोई व्यक्ति है जो रेत का घर बना देते हैं, ये भी एक क्रिएटिविटी होती है। या वेस्ट मटेरियल से हम कुछ क्रिएटिव बनाना या कुछ यूजफुल चीज़ें बनाना, इसको भी सृजनात्मकता के अंतर्गत ही रखा जाता है। सृजनात्मक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषा को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आशुबल के शब्दों में, सृजनात्मक सामान्यीकृत बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों का सामान्यीकृत समूह होता है। विल्सन के शब्दों में, सृजनात्मकता मानव मन की वह शक्ति है जो संबंधों को प्रत्यावर्तित कर नए विषय वस्तु का निर्माण करती है तथा नए संबंधों का निर्माण करती है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में, सृजनात्मकता तथा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने वाली मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणाम क्या होते हैं? जो बिल्कुल नया हो या किसी की भावना से उद्भूत हुआ हो, उसे मौलिक कहते हैं, मौलिक परिणाम कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का अभिप्राय कभी सृजनात्मक उत्पादन तथा कभी सृजनात्मक उत्पादकता से होता है। उत्पादन मतलब प्रोडक्टिविटी होती है और उत्पादकता से मीन्स होता है प्रोडक्टिविटी प्रोसेस में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम उत्पादकता कहते हैं। इन सारी डिफिनेशनों के अकॉर्डिंग जो एक कंक्लूजन निकलता है वो यह है कि सृजनात्मकता एक चिंतन है जिसमें प्राणी समस्या के उपलब्ध कराए गए तथ्यों को जोड़ते हुए समस्या का एक ऐसा समाधान प्राप्त करता है जिसमें मौलिकता, नवीनता, अद्वितीयता एवं उपयोगिता का गुण समाहित होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मौलिकता और नवीनता और अद्वितीयता का गुण इसमें जो विद्यमान होता है। सृजनात्मकता की प्रकृति। सृजनात्मकता की प्रकृति को निम्न प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। प्रत्येक व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ सृजनात्मकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर है या बहुत विद्वान है तो उसके पास, जैसे मान लीजिए बहुत कमज़ोर व्यक्ति है तो उसके अंदर सृजनात्मकता नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो उसके पास सृजनात्मकता हो। ऐसी मतलब ये कोई भी अवधारणा नहीं है। अगर कोई मंद बुद्धि बालक है वो भी क्रिएटिव हो सकता है उसे आर्ट में इंटरेस्ट हो या किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट हो जो लोगों को समझ में ना आ रही हो, इसलिए सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नए विचार अथवा नवीन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। सृजनात्मकता से मौलिक परिणाम प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभप्रद होते हैं। मौलिक परिणाम मूल परिणाम होते हैं जो सिद्धांत से संबंध रखने वाला, जो बिल्कुल नया हो। फोर्थ पॉइंट है, सृजनशील व्यक्तियों के विचारों में लचीलापन होता है अथवा वह अपने विचारों में सदैव परिवर्तन तथा परिमार्जन करने के लिए तत्पर रहता है।
पांचवा है बुद्धि तथा सृजनात्मकता में अंतर होता है। जो बुद्धि होती है और सृजनात्मकता दोनों में अंतर होता है। ये जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक हो, लेकिन हाँ, जो इंसान सृजनात्मकता होती है जिसके अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ बुद्धि जरूर अवश्य ही पाई जाती है। छठा पॉइंट है सृजनात्मकता चिंतन की प्रक्रिया में बहु प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करती है। इसमें बहुत सारे कंपटीशन को भी प्रोत्साहित बच्चों के अंदर करने की मतलब होता है कि अगर हम ऐसी चीज क्रिएट करेंगे तो मेरा भी नाम होगा, मेरा भी अप्रिशिएट होगा, इसलिए ये प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करता है। सृजनात्मकता में किसी समस्या का समाधान लीक से आशीष, हटकर नई एक सेकंड बेटा रुक जाओ। समिता, समिता, बेटा आप थोड़ा सा ना ध्यान देते रहो कि वो जो भी समझा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग स्लाइड्स भी शो हों, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्लाइड पे कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। सृजनात्मकता में किसी समस्या का समाधान लीक से हटकर नई सोच द्वारा किया जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी समस्या का समाधान उसी तरीके से करें जैसे सब करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, बट कई जगह ऐसा भी प्रूव किया जा चुका है कि 2 = 2 = 5 होता है, 2 + 2 = 5 होता है। तो इससे हम अगर किसी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं तो वो हमारा लीक से हट के भी हो सकता है। आठवां पॉइंट है सृजनात्मकता एक ऐसी अनोखी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की अन्य योग्यताएं भी जुड़ी होती हैं। 9वां पॉइंट है सृजनात्मकता व्यक्ति अपने कार्य को इतनी तल्लीनता से करता है और उसी में वो अपना ज़्यादातर टाइम देता है। सृजनात्मक क्षमताएं यद्यपि जन्मजात होती हैं, लेकिन प्रशिक्षण और अच्छे वातावरण के द्वारा इनका कुछ सीमा तक विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता क्षमताएं जो होती है वो जन्मजात तो होती है, लेकिन अगर हम उनको एक अच्छा सा माहौल दे दें, ऐसा वातावरण प्रोवाइड करवा दें, तो उनका विकास हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर वातावरण नहीं दिया गया तो हो सकता है वो उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए। सृजनात्मकता की प्रक्रिया। सृजनात्मकता की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविदों ने गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार यह प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। ग्राहम के अकॉर्डिंग इसके 4 चरण बतलाए गए हैं। पहला तैयारी है, दूसरा उद्भवन है, तीसरा प्रदीप्ति है, चौथा सत्यापन है। इसमें पहला तैयारी, इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के संदर्भ में विकसित करता है, समस्या के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करता है, समस्या के प्रति संवेदनशील हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति संवेगात्मक रूप से समस्या में खो जाता है। उसे ये सोचना होता है कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे निकालना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। दूसरा है उद्भवन। इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति अचेतन अवस्था में जाकर समस्या के विभिन्न पक्षों की गहराई से चिंतन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अनेक विचार की प्राप्ति होती है। अब सारी चिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नए ज्ञान को सिखाता है। अब सारी जो चिंतन होता है इसमें 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, एक अभिसारी और एक होता है अपसारी। जो अभिसारी होता है जिसका पॉइंट, जैसे हम किसी चीज की समस्या का समाधान सोच रहे हैं तो एग्जैक्ट एक ही वर्ड में या एक ही पॉइंट में होना चाहिए या फिर एक ही चीज होनी चाहिए उसकी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोले कि विटामिन सी किन किन तत्वों में पाया जाता है, तो ये अब सारी चिंतन का मतलब क्वेश्चन हो गया। और अगर हम पूछ ले कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो ये अब इस सारी चिंतन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें अब सारी चिंतन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो नए ज्ञान को सिखाने में मदद करती है। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ आत्मसात करता है। इस अवस्था में व्यक्ति कोई प्रकाश की किरण तलाशता है जो समस्या के समाधान का रास्ता दिखलाए। प्रदीप्ति। इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति अचेतन की गहराइयों में जाकर
किए गए चिंतन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अचानक समस्या के संदर्भ एक अद्वितीय हल अथवा समाधान प्राप्त होता है, जिससे सक्रिय होकर वह आगे का कार्य करता है। चौथा है सत्यापन। यह सृजनात्मकता प्रक्रिया की अंतिम अवस्था है। इस स्थिति में वह प्रकाशित विचारों की वैधता की जांच करता है। इस चरण के अंतर्गत प्राप्त हुए अद्वितीय समाधान की उपयोगिता एवं महत्व का सत्यापन किया जाता है। इस कार्य में अभिसारी चिंतन मुख्य भूमिका निभाता है। हमें जो भी कंक्लूजन या जो भी समाधान निकालना होता है वो सिर्फ एक ही उस समाधान की जो समस्या का जो समाधान होता है वो सिर्फ हमें एक ही निकालना होता है, इसलिए यहाँ पे अभिसारी चिंतन मुख्य भूमिका निभाता है। अब आगे देखते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता बालक को हम उसकी व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर पहचान कर सकते हैं, जो उन्हें एक साधारण बालक से अलग करते हुए शोध ने व्यक्तियों के कुछ लक्षणों की सूची तैयार की है जो एक सृजनात्मक बालक में पाई जाती है। सृजनात्मक बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली है विचारों की मौलिकता। मौलिकता का मीन्स होता है स्वयं अपनी उद्भावना से कुछ कहना या बोलना या लिखने की शक्ति अथवा गुण होता है। जैसे मौलिकता में हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहे हैं, अपनी चीजों को व्यक्त करना, ये चीजों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसे बोलते हैं विचारों की मौलिकता। दूसरा है खतरा मोल लेने की इच्छा। खतरा मोल लेने की इच्छा का मीन्स ऐसे ले सकते हैं जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई सृजनशील बालक है या कोई व्यक्ति है, कोई भी है, तो अगर हम लैब में बैठे हुए हैं, अगर हमको ये चीज सोचनी है कि इसका हम निर्माण कैसे करेंगे या प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो हमें कुछ रिएक्शन करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इस चीज से डर जाएं कि अगर इस रिएक्शन के थ्रू कुछ गलत हो गया या आग लग गई, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, उसमें अगर हम किसी से भी रिएक्शन करा देते हैं तो मोस्टली वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है और उसमें आग लगने का खतरा, इन सब चीजों का खतरा ज्यादा रहता है। तो जो सृजनशील लोग होते हैं या बालक होते हैं, वो इन सब चीजों का खतरा मोल लेने की इच्छा रखते हैं, मतलब वो इन सब चीजों से डरते नहीं है, वो इन सब चीजों में देखना चाहते हैं कि आगे होगा क्या। तीसरा है अच्छी स्मृति तथा अच्छा ज्ञान। जो सृजनशील बालक होते हैं उनके अंदर अच्छी स्मृति होती है और अच्छा ज्ञान भी होता है। चौथा है सतर्कता, उत्साह, एकाग्रता की मात्रा अधिक होती है। ये लोग सतर्क रहते हैं। इन लोगों के अंदर ये नहीं होता है कि किसी चीज को लापरवाही से कर दे, उत्साही भी होते और अपने काम को एकाग्रचित होकर भी करते हैं। पांचवा है खोज प्रवृत्ति तथा जिज्ञासा प्रवृत्ति। इन लोगों के अंदर खोज प्रवृत्ति बहुत होती है और जिज्ञासा प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। ये लोग छठा है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। इन लोगों के अंदर आगे हमें क्या वर्क करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों पे दूसरे पे ना डिपेंड होके ये लोग खुद स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है। सातवां है महत्वाकांक्षी स्वभाव। इन लोगों का ये नहीं होता है कि हम इस चीज में, अगर ये चीज मुझे सफलता मिल गई है तो हम इससे संतुष्ट हो जाए, नहीं, वो उससे आगे बढ़ने की भी उनकी महत्वाकांक्षा होती है और आगे काम करने की भी होती है। आठवां है उदात्त विचारों वाला, अर्थात महान विचार होते हैं उनके। नौवां समस्या के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये लोग समस्या के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, मतलब लापरवाही नहीं करते, उसको टाइम से अपना वर्क करते हैं, समस्या के समाधान को खोजने में तत्पर बने रहते हैं। 10वां है धारा प्रवाह में भाव को व्यक्त करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को टुकड़ों में बताना या रुक रुक के बताना, या फिर कोई चीज जो पहले बताई जानी है, जैसे किसी का अगर हम जीवनी बता रहे हैं तो उसमें अगर हम किसी की मृत्यु पहले बता दे और जन्म बाद में बता दे, तो ये एक धारा प्रवाह में भी आता है कि हमें किस चीज को कैसे सीक्वेंस में रखना है, कैसे हमें उसे सीक्वेंस में बोलना है। तो इस चीज की भी उन लोगों के अंदर अभिव्यक्त करने की कैपेसिटी होती है। 11वां है विचारों की विविधता। विविधता मतलब होते जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें जो विचारों की विविधता होती है, मतलब सबके विचार एक एक सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है सबके विचार अलग हो या किसी के मिलते जुलते भी
हो। नेक्स्ट है सीखने का स्थानांतरण करने की क्षमता। वो जो सीखते हैं उस ज्ञान को दूसरों तक का स्थानांतरण करने की भी क्षमता होती है। नेक्स्ट, विस्तारण की क्षमता। उनके अंदर किसी भी कार्य को अगर किया है तो उसे विस्तारित करने की भी क्षमता होती है। नेक्स्ट है डर ना होना, अनजान वस्तुओं के प्रति आकर्षण। वो लोग जैसे अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में ही बताया था कि लैब में बैठ के अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, जो नहीं करने, सोचेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। या फिर घर पे ही अगर कोई बहुत कॉस्टली चीज होती है तो कुछ लोग होते हैं उसे खोल के देख के खराब कर देते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं नहीं अगर ये खोल देंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो ये डर भी होता है इन सब चीजों का। तो जो सृजनशील बालक होते हैं तो उनके अंदर इन सब चीजों का डर नहीं होता है। नेक्स्ट है नवीनता को लेकर उत्साहित रहते हैं। ये हमेशा नवीन चीजों को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं। नेक्स्ट है उच्च सौंदर्यात्मक मूल। उच्च सौंदर्यात्मक मूल का मीन्स है यहाँ पे कलात्मक या रचना से। नेक्स्ट है आत्मसम्मान, जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं। उन लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, उनके प्रति लापरवाह नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दूसरों के मतों का सम्मान करना। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही बात को रखते हैं या अपनी ही बातों को समझते हैं, वो लोग दूसरों की बातों को भी समझते हैं और उनके मतों का भी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ निश्चयी होना। और अगर वो लोग एक बार चीज को सोच लेते हैं कि अगर हमको इस काम को करना है तो उसी में वो तत्पर बने रहते हैं जब तक का उस काम को कर नहीं लेते हैं। वो उनका दृढ़ निश्चय होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिकता में कमी। कभी कभी लोग अपने काम करने में मतलब इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो लोग अपने आप में ही खो जाते हैं अपने कार्य में, उन्हें दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहता है। तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि इनकी व्यवहारिकता में कमी पाई जाती है, जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, चिंता में बाधा डालने वाले तत्वों को रोकना। इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे रूढ़वादी विचार, शिक्षण की गलत विधियां, रूखा व्यवहार, रूढ़वादी कार्य कौशल, डर, कुंठा, शैक्षिक उपलब्धि पर ज्यादा जोर देना। कुछ लोग होते हैं जो लोग सृजनशील बालक होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके 100 में से 99 मार्क्स आए या वो लोग पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, सब में टॉप करें। तो इसलिए हम लोगों को बच्चों पे इसलिए ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए कि नहीं तुम टॉप करो स्कूल में कि फर्स्ट जाओ। इन सब का भी इफेक्ट बच्चों के माइंड पे बहुत ज्यादा पड़ता है। शिक्षक और अभिभावकों जो शैतान बच्चे होते हैं, कभी कभी उनपे उनकी शैतानियों या उनका जैसे कार्य करने की चीजें हैं, वो लोग चीजों को तोड़ जैसे खेलते खेलते तोड़ देते हैं या चीजों को खोल देते हैं, कॉस्टली चीजों को भी को मतलब देखने के चक्कर में खोल के खराब कर देते हैं। इन सब चीजों पे घर वाले जब डांटते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। इससे बच्चों पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों को उन्हें सिर्फ समझाना चाहिए। बढ़ते बच्चों के साथ कभी भी उनको उनके जो रचनाएं हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें कभी भी उनको चिल्ला के या ऐसा ना करो, डांटना फटकारना ज्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सृजनात्मक व्यक्तियों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। धारा प्रवाह होता है। धारा प्रवाह मैं ऊपर बता चुकी हूँ, अपनी बात को कैसे व्यक्त करना है उसे बोलते हैं। सेकंड है मौलिकता। थर्ड है सीखने के स्थानांतरण की क्षमता। नेक्स्ट है विस्तारण की क्षमता। नेक्स्ट है नवीनता को लेकर उत्साहित होना। नेक्स्ट है आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान, नवीनता को लेकर उत्साहित होना, दृढ़ निश्चय, व्यवहारिकता में कमी। ये सारे पॉइंट को ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मानसिक उद्वेलन का अर्थ एवं परिभाषा। मानसिक उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? इसको हम मंथन, गहन सोच, विचार, गहनता से सोचकर किसी समस्या को हल करने का प्रयास भी मानसिक उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। मानसिक उद्वेलन को वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। प्रमुख परिभाषाएं
निम्न है। पेज व थॉमसन के अनुसार मस्तिष्क उद्दीलन संभावित समाधान खोजने की वह प्रवृत्ति है जिसमें भाग लेने वाले को बिना उपहास की जोखिम के अपने सुझाव को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आसवन के अनुसार मस्तिष्क उद्दीलन तकनीकी का रहस्य इस तथ्य पर आधारित है कि इस अभ्यास में कोई समाधान उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें भाग लेने वालों का मस्तिष्क अनेक लाभप्रद संभावित नए समाधानों की खोज करता है। मानसिक उद्दीलन ऐसा समझ लीजिए, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो ऐसा गेम होता है, ये लाइक अ पजल होता है। जैसे हम लोग बहुत सारी पजल को सॉल्व करते हैं, किसी सॉल्यूशन तक का पहुंचते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। मानसिक उद्दीलन की विधि की विशेषताएं। पहला है समस्या की प्रकृति। समस्या की प्रकृति मानसिक उद्दीलन विधि में एक सरल समस्या का चयन किया जाना चाहिए जिससे चर्चा में सभी छात्रों की भागीदारी संभव हो सके। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतियोगिता। मानसिक उद्दीलन की प्रक्रिया में छात्र सामूहिक रूप से चर्चा में भाग ले सके, क्योंकि जब इंसान सामूहिक रूप में चर्चा से भाग लेता है तो उसकी जो मस्तिष्क है उसका विकास बहुत अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है उत्तर देने की स्वतंत्रता। इस प्रक्रिया में छात्र को अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें वो अपनी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट है विचारों की संशोधन। आवश्यकता अनुसार विचारों में संशोधन करके उपयुक्त बनाया जा सकता है। सबके विचार सेम नहीं होते, कभी कभी किसी के विचारों में मतभेद होता है, तो इसमें हम लोग विचारों में संशोधन करके उसे उपयुक्त बना सकते हैं। विचारों की श्रृंखला। समूहों के विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके उद्दीलन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसमें हम जब विचारों का संशोधन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक श्रृंखला बनाते हैं क्रमबद्ध तरीके से, ताकि हमें इस प्रक्रिया को आगे करने में सुविधाजनक हो जाए। विचारों की आलोचना नहीं। इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए जो विचार होते हैं उनकी आलोचना नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि अगर हम विचारों की आलोचना करेंगे तो बच्चों में या छात्रों में छात्राओं में कुंठा भावना उत्पन्न होगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विचारों का मूल्यांकन नहीं। इस प्रक्रिया में विचारों का आदान प्रदान इतनी गति में और इतनी संख्या में हो जाता है कि उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है। मस्तिष्क उद्दीलन के सोपान। इसके निम्नलिखित स्टेप हैं। पहला है समस्या का चयन। समस्या हमेशा सरल और विशिष्ट होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक शैक्षिक स्तर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। हमें समस्या का चयन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग ना हो, ना बहुत ज़्यादा इजी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कठिन होनी चाहिए। सेकेंड है समस्याओं का निर्धारण। उन समस्याओं की जानकारी करते हैं जो मुख्य समस्या से संबंधित है। हमें समस्या का निर्धारण इस तरीके से करना चाहिए जो मेन समस्या से संबंधित हो और वो हमारे शैक्षिक स्तर की होनी चाहिए या सामाजिक स्तर की भी समस्या हो सकती है। संभावित समाधान। समस्या के समाधान से संबंधित विचारों द्वारा संभावित हल खोजने का प्रयास करते हैं। इसमें संसाधनों का चयन। समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र कर समाधानों का चयन करते हैं। आंकड़ों का आकलन। उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करके संबंधित आंकड़ों को एकत्र करते हैं। यहाँ पे हम लोग संसाधनों का चयन करने के बाद जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। विचारों की चर्चा। समस्या समाधान के लिए समूह में विचारों की चर्चा बहुत आवश्यक होती है, इसलिए हम इस विचारों को आमंत्रित करते हैं इसमें। नेक्स्ट है विचारों का अभिलेखन। उन विचारों को रिकॉर्ड करते हैं जिनमें संभावित समाधान में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।
प्रोत्साहन तथा प्रशंसा। उन छात्रों को और अधिक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके द्वारा दी गई अनुक्रिया की प्रशंसा करते हैं। अगर हम इसमें बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो आगे आके फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे और अपना आगे अभी अपने विचारों को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम किसी भी चीज को बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहन की और प्रशंसा की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे कभी कभी प्रोत्साहन पाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और अंतिम समाधान, अंत में सभी विचारों से उपयुक्त विचारों का चयन करके तथा उन पर दोबारा परिचर्चा करके समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन के उपयोग लाभ। यहाँ छात्रों को समस्या समाधान हेतु आकृष्ट तथा उत्तेजित किया जाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान हेतु छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने या व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। यहाँ पे बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक जब स्टार्टिंग से ही छात्र छात्राओं को हमें विचारों को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी या सृजनात्मक जैसी चीजों का बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो पाती है उनके अंदर। नेक्स्ट है बिना किसी भय और चिंता के छात्र समस्या के समाधान में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है यह समस्या समाधान के नए आयामों को खोज करने में सहायक होता है। नए नए आयाम मतलब हम किस तरीके से किसी समस्या को, अगर हमने किसी समस्या को दिया है क्लास में, अगर वैसे ही आगे चल के उससे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो हमने जिस तरीके से उसको सॉल्व किया था उसी तरीके से हम आगे अपने भविष्य में समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस विधि में समस्या समाधान करने में छात्र आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन शिक्षण की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है सिनेटिक्स या संयोजन। सर्वप्रथम जॉर्ज एम प्रिंस ने सन 1918 में सिनेटिक्स विधि को बताया था। इसके बाद गार्डनर ने इस तकनीक का प्रयोग औद्योगिक तथा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के सृजनात्मक सोच विकसित करके समस्याओं का समाधान करने में किया। अब तो सिनेटिक्स तकनीकी का उपयोग शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से किए जाने लगा है। सिनेटिक्स का अर्थ और परिभाषा। सिनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति सिनेटिकाइट से हुई है, जिसका अर्थ होता है किन्हीं दो या दो से अधिक असंबंधित चीजों के संयोजन से किसी तीसरी अनूठी चीज का सृजन। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बनता है। तो इससे ये हमें समझने को मिलता है कि हमने दो प्रोडक्ट अलग अलग लिए, बट उससे हमें तीसरी जो चीज मिली है वो एकदम नई है और अनूठी है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे 2+2=4 हो गया, तो इसमें हम 2 और 2 को मिलाएंगे या 2 या 3 को मिला के =5 होता है, तो एक तीसरी चीज हमें प्राप्त होती है। गार्डनर के अनुसार सिनेटिक्स समस्या समाधान की वह विधि है जिसमें उन विचार प्रक्रियाओं को अभिप्रेरित किया जाता है जिनके बारे में व्यक्ति को पहले से जानकारी नहीं रहती है। सिनेटिक्स की विशेषताएं। सिनेटिक्स नए विचारों, आविष्कारों, चिंता की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करने की विधि है। नेक्स्ट है इसमें विरोधाभासी तत्वों, विचारों का संयोजन किया जाता है जिससे नई चीजों का सृजन होता है जो इसके विभिन्न भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात ये है कि जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो उससे जो हमारी जो चीज बन रही है वाटर, या इसके अलावा अदर भी हम कोई रिएक्शन या कुछ भी करते हैं भौतिक वस्तुओं में, जैसे कोई भी चीज लेते हैं तो जो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है, जो तीसरी चीज बन रही है, वो हो सकता है बहुत अनूठी हो या बहुत अच्छी हो।
नेक्स्ट है यह मस्तिष्क को गति प्रदान करता है। इसमें बच्चे जब छात्र या छात्राएं जब इसमें भाग लेते हैं तो इसमें वो हमेशा वर्क करते रहते हैं, सोचते विचारते रहते हैं, इसलिए इससे इसमें गति को मस्तिष्क को गति भी प्रदान होती है। नेक्स्ट है यह तकनीकी चेतना को स्वतंत्र विचारक अवस्था प्रदान करती है। नेक्स्ट है यह व्यक्ति को जटिलताओं तथा विरोधाभास की स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट है इस तकनीकी का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचारों के सहयोग से किसी समस्या को समझना तथा उनका सृजनात्मक हल खोजना होता है। नेक्स्ट है इन सब विशेषताओं के होते हुए भी यह विधि सृजनात्मक विकसित करने वाले अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक जटिल और समय और श्रम से अधिक खर्चीली होती है। सिनेटिक्स में निहित पद। जब किसी समस्या का समाधान सिनेटिक्स विधि से किया जाता है तो समूह में एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है जिसको प्रशिक्षित सहायक कहते हैं। सिनेटिक्स की विधि सफलता इस प्रशिक्षित तथा कुशल सहायक पर निर्भर करती है। सिनेटिक्स विधि निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। सर्वप्रथम प्रशिक्षित सहायक समस्या के स्वामियों की पहचान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वे अपनी समस्या का समाधान करने के इच्छुक हैं कि नहीं। नेक्स्ट है समस्या के स्वामी को नए हल को प्रेरित करने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट प्रशिक्षित सहायक समस्या वाले व्यक्तियों की समस्या से संबंधित स्थितियों को समझा जाता है। नेक्स्ट है सहायक प्रशिक्षण समस्या से संबंधित अपेक्षित मापदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा समस्या स्वामी की अपेक्षाओं को परिभाषित भी करता है। नेक्स्ट है समस्या उसके स्वामी की इच्छा के अनुसार ही उसकी व्याख्या वो करता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के अधिक से अधिक संभव उपागम को समूहबद्ध करके स्प्रिंग बोर्ड में तैयार करते हैं। जब इसमें सारा प्रोसेस हो जाता है तो जितने भी हमें सॉल्यूशन मिले होते हैं वो हम स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है, किसी गतिविधि को आरंभ करने के लिए सहायक एक वस्तु होती है, वो बोर्ड के रूप में हमें सहायता प्रदान करती है। अंत में समस्या के स्वामी तथा समूहों के अन्य सदस्य आम सहमति से समस्या की सबसे उपयुक्त हल का स्प्रिंग बोर्ड से चयन कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सिनेटिक्स के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में सिनेटिक्स निम्नलिखित उपयोग हैं। सिनेटिक्स का उपयोग छात्रों की सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है आजकल अनेक विषयों को पढ़ाने के लिए भी सिनेटिक्स शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यह शिक्षण प्रतिमान छात्रों के मस्तिष्क को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अध्ययन करने वाली क्रियाओं को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है सिनेटिक्स प्रक्रिया में छात्र व्यक्तिगत तथा सामूहिक सदस्यताओं का सृजन करने के लिए भी अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है सिनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान में छात्र अपनी कल्पना, अंतर्दृष्टि तथा अंतर्बोध का उपयोग करके लाक्षणिक प्रतिमान विकसित करते हैं जिसमें अनोखी वर्णनात्मक भाषा में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिनेटिक्स प्रतिमान छात्रों को विभिन्न प्रकार के लक्षणों चिंतन के माध्यम से पुराने विचारों को एक नए ढंग से दृष्टिगोचर करने के लिए प्रेरित करता है। गुण लक्षण सूचीकरण, इसे एट्रीब्यूट लिस्टिंग भी कहते हैं। गुण सूचीकरण सृजनात्मक तकनीकी का आविष्कार 1931 में क्रॉफोर्ड ने किया था। यह तकनीक वह संसाधन है जो किसी व्यक्ति को समस्या अथवा उत्पाद के अधिक से अधिक गुणों पर केंद्रित करता है। इस उपागम में समस्या तथा वस्तु को उसके छोटे छोटे तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तथा प्रत्येक तत्व का बारी बारी से अध्ययन करके नए विचारों को सृजित किया जाता है। इन सृजित विचारों का उपयोग करते हुए
उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। गुण सूची को क्रॉफोर्ड ने निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। गुण सूचीकरण समस्या समाधान का वह उपागम है जिसमें आप किसी समस्या को उसके विभिन्न गुणों भागों में व्यक्त करते हैं। एट्रीब्यूट लिस्टिंग क्या होता है? हम अगर किसी समस्या है, उस समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उन छोटे छोटे भागों का हम जब अध्ययन करते हैं, वो भी बारी बारी से, तो उसका हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो एकदम एग्जैक्टली और सही मिलता है और सबसे अच्छा भी मिलता है। इसमें हम लोग शिक्षण विधियों में जैसे हम लोगों ने यूज किया था विश्लेषण और संश्लेषण। जैसे हम लोग संश्लेषण में किसी टॉपिक को जोड़ के, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग जोड़ के एक छोटी छोटी चीजों को डिवाइड करके एक साथ पढ़ाते हैं। विश्लेषण में हम किसी बहुत बड़ी विषय वस्तु को टुकड़ों में करके कई बार में उसे हम पढ़ाते हैं। उसी तरीके से ये भी होता है। इसको हम किसी भी समस्या को अगर हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे तो उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। मॉर्गन ने इसे और स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। गुण सूचीकरण वह सर्वोत्तम विधि है जिसमें की समस्या के सभी संभव पहलुओं की जांच की जाती है। गुण सूची में समस्या उत्पाद को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और किसी चीज पर पैनी नजर रखी जाती है कि ऐसा करते समय आप क्या खोज रहे हैं। गुण सूची विधि के पद। इस विधि में निम्नलिखित पद हैं। सर्वप्रथम किसी उत्पाद, समस्या अथवा सेवा का चयन किया जाता है। उत्पाद को विभिन्न छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, इन सभी भागों गुणों की सूची तैयार करना। अब उन गुणों का चयन करते हैं जिसमें हम परिवर्तन या संशोधन करना होता है। किसी एक गुण पर केंद्रित होकर उसके संशोधन अथवा सुधार हेतु गहन विचार करना और सब विकल्पों को सूची तैयार करना। उपयुक्त विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। फिर अन्य सभी गुणों के संशोधन हेतु भी बारी बारी से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम एक बार ये प्रोसेस तो कर लेते हैं, किसी एक छोटी समस्या को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, उस एक पार्ट्स को हम गहनता से अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम बारी बारी से उसी प्रोसेस को सब में अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है चुने गए सभी विकल्पों गुणों का संयोजन करके नए उत्पाद से कहीं अधिक उत्तम होता है। गुण सूचीकरण के उपयोग। फर्स्ट है गुण सूचीकरण तकनीकी किसी जटिल उत्पाद, प्रक्रिया अथवा सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है यह सृजनात्मकता विकसित करने वाली अन्य तकनीकों जैसे मस्तिष्क उद्दीलन, लाक्षणिक विश्लेषण तथा मैट्रिक्स विश्लेषण आदि को संयुक्त रूप में प्रयोग में लाए जाने वाली एक उत्तम विधि है। नेक्स्ट है यह तकनीक व्यक्ति अथवा उसकी टीम के संपूर्ण विचारों को संयुक्त रूप से संयोजित करने से पहले उत्पाद के किसी भी क्रियात्मक गुण पर केंद्रित होने के लिए अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट है इस तकनीकी का उपयोग कंपनियों के अनुसंधान तथा विकास विभाग के लोग अपने उत्पाद की प्रतिद्वंदी कंपनी के उत्पाद से अच्छा बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इस तकनीकी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर उत्पाद अथवा समस्या को विभिन्न गुणों के आधार पर छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सके, विशेषकर भौतिक वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने में। नेक्स्ट है यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो विश्लेषणात्मक तकनीक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यह समस्या है कि एक पहलू पर केंद्रित होने से मस्तिष्क शांति का अनुभव करता है जिससे अधिक क्षमता के साथ व्यक्ति काम कर सकता है। अगर हम समस्या को छोटे छोटे
पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उस पे अगर हम एक पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो ज़्यादा अशांत नहीं होता और शांति से काम करता है और शांति का अनुभव करता है। सुझाव: जब आप गुणों की सूची तैयार करें तो उसमें से 4 या 5 महत्वपूर्ण गुणों को खोजने का प्रयास करें तथा उन पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुण भाग के बारे में या विचार करो कि यह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अतिरिक्त और कौन सी उत्तम आकृति या गुण या उपयुक्त मूल धारण कर सकता है। समस्या समाधान विधि, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोलते हैं। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई समस्याएं आती हैं जो हमें चुनौतियां देती हैं। इस तरह शिक्षण के क्षेत्र में भी छात्र के सम्मुख अनेक समस्याएं आती हैं। उनके समाधान के लिए छात्र अपने सृजनात्मक विचारों का शिक्षक की सहायता से उपयोग करते हैं, अतः समस्या समाधान छात्रों की सृजनात्मकता को विकसित करने के अवसर प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समस्या समाधान विधि का अर्थ: रॉस के अकॉर्डिंग समस्या समाधान एक शैक्षिक युक्ति है जिससे शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए सचेत, नियोजित तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रयास करते हैं। अतः समस्या समाधान विधि में शिक्षक तथा छात्र मिलकर समस्या को हल करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक निर्देशक का कार्य करता है तथा छात्र समस्या समाधान से संबंधित सामग्री जुटाते हैं। शिक्षक की सहायता से सामग्री का विश्लेषण करके एक निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं। समस्या समाधान विधि के सोपान: समस्या का चयन तथा प्रस्तुतिकरण: शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी समस्या का चयन करे जो छात्र के शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित हो या परिवेश या सामाजिक परिवेश से वो संबंधित हो। समस्या का प्रस्तुतिकरण इस दृष्टि से हो कि छात्र उसे रुचिपूर्ण ले और चुनौतियों के रूप में उसे स्वीकार करें। विभिन्न चरों की व्याख्या: समस्या से संबंधित चरों की विशिष्टता पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। जितने भी चर है उनको, जिनकी जो व्याख्या है बहुत अच्छी ढंग से की जानी चाहिए। परिकल्पनाओं का निर्माण: समस्या के संभावित से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पर हम आगे के सोपान का निर्धारण करते हैं। प्रदत्तों का संग्रह: अध्यापक के सुझाव अनुसार समस्या समाधान हेतु आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण: प्राप्त आंकड़ों का परिकल्पनाओं के आधार पर विश्लेषण हम करते हैं। परिणामों की व्याख्या: विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। और लास्ट में है परिणामों के निष्कर्ष तथा सत्यापन। अंतिम सोपान में हम जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परिणाम की वैधता का आकलन किया जाता है तथा अन्य अध्ययनों के आधार पर भी इसकी वैधता, विश्वसनीयता का आकलन किया जाता है। रेफरेंस है ये। धन्यवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशीष, यस मैम। बेटा आज आपने जो अपना टॉपिक बढ़ाया है टेक्निक्स ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही सब अच्छे से समझाया। तो अब बाकी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है तो जैसा कि आरजे से पहले ही आप लोग को इनविटेशन दे दिया, आप लोग कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। अच्छा, अपना डिफरेंस वाली स्लाइड एक बार ओपन करना। समिता। समिता,
ओके, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं है तो आशीष को मैं पहले ये बताना चाहूंगी, आशीष ने बहुत ही अच्छी कोशिश की आज हम सभी को टेक्निक्स ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी को समझाने की। और बाकी अब किसी को क्वेरी नहीं तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एक नई क्लास में एक नए प्रेजेंटेशन के साथ फिर हम लोग फिर से। एक सजेशन दूंगा। आशुतोष, यस मैम, मैडम को सजेशन देना चाहता हूँ कि रेफरेंस जी सर। डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना चाहिए। रेफरेंस में आपने जिले का नाम लिखा, शायद वो नहीं लिखा जाता है, सर से पता कर लीजिएगा। ओके ठीक है। ठीक है। आशुतोष ने जो भी सजेशन आपको दिया है आप उसको एक बार देख चेकआउट कर लेना। ओके मैम। आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जिसकी प्रेजेंटेशन होगी वो खूब अच्छे से रेडी करके आएगा, और जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स एक बार उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। जैसे आप लोग को ये अपनी पीपीटी प्रेजेंट करनी होती है तो आप गूगल मीट की लिंक को अपना जनरेट कर लो आपस में, और एक बार थोड़ी टेस्टिंग कर लिया करो ताकि क्लास में जब आओ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके क्लास, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।